नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बागियों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। 24 जुलाई को आएगा फैसला। हाईकोर्ट ने स्पीकर से तब तक कोई कार्रवाई न करने को कहा। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक। कोरोना महामारी और राज्य की वित्तीय स्थिति पर हुई चर्चा। कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर दिया गया जोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों पर सीबीआई का कस्ता शिकंजा। राजगढ़ एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में मुख्यमंत्री के ओएसडी से हुई पूछताछ। विधायक कृष्णा पुनिया से भी पूछे गए सवाल। और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के लिए खुशखबरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, देश के कई राज्य की तुलना में राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की दर सबसे कम। अब तक 30,000 से ज्यादा मामले आए हैं सामने। तो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 बड़ी खबरों से। पहली खबर कैबिनेट की बैठक से, दूसरी खबर पायलट खेमे मामले से जुड़ी है, वहीं जिस पर फैसला 24 जुलाई को आएगा, और तीसरी खबर प्रदेश से जुड़े कोरोना अपडेट से है। इन तीनों खबरों को अब डिटेल में देखते हैं। तो बुलेटिन की पहली खबर कैबिनेट की बैठक पर है। उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आपको दे देते हैं। बैठक में कोरोना को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। इसकी टेस्टिंग को बढ़ाने को लेकर रणनीति तय करने पर सहमति बनी है। साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े उद्योगों को सहूलियत देने पर भी चर्चा हुई है। राज्य में वेलफेयर योजनाओं को लेकर भी लंबी चर्चा हुई। इसके अलावा पर्यटन इकाइयों को छूट देने की बात है, वो सारा प्रेस नोट आपके पास आ जाएगा। 1 साल तक की छूट देने की बात है। राज्य में पर्यटन उद्योग को छूट देने के बारे में मंत्रिमंडल ने निर्णय किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने पूरी नजर रखी हुई थी और मुख्यमंत्री निवास से देखी उनकी ये रिपोर्ट। सियासी उठापटक की खबरों के बीच आज प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर, जिसमें अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तमाम जो मंत्री थे वो उस बैठक में मौजूद रहे। करीब 1.25 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें खास तौर पे कोरोना की जो स्थिति है उस पर समीक्षा की गई है कि पिछले करीब 1-1.5 सप्ताह से देखा जा रहा है कि कोरोना की मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, तो उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। साथ ही टिड्डी को लेकर के भी काफ़ी देर तक चर्चा हुई है। लेकिन उसके साथ ही प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति पिछले 3-4 महीनों में कोरोना की वजह से गड़बड़ाई है, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। हमारी अभी बात हुई यहाँ पर जो जनसंपर्क मंत्री और चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है और उस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मद में जो है अलग अलग तरह की छूट के प्रावधान भी जोड़े गए। हालांकि छूट किस किस तरह की दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसका विस्तार से ब्यौरा अभी फिलहाल मिल नहीं पाया है। पूरा ब्रीफिंग जब सीएम आवास की तरफ से आएगी तब मालूम चल पाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। सियासी उठापटी खबरों के बीच में समय निकालकर करीब 1.5-2 घंटे तक यहाँ पर सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप। और वहीं कैबिनेट की बैठक के पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होटल फेयरमाउंट में विधायकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक संकट में जीत हर हाल में उनकी होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं वे सत्य पर नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं है। उन्होंने विधायकों को बताया कि पूरे देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस विधायक पूरी मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जीत तक जारी रहेगी। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिर और मजबूत है और 5 साल तक जनता की सेवा करती रहेगी। उन्होंने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता और कुछ विधायक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो असहनीय और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वाले लोग जनता के बीच में जाकर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसके बाद आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा कि उन्हें कुछ और दिन होटल में रहना पड़ेगा और इस पर सभी विधायकों ने हामी भरी।
ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप से। तो राम स्वरूप, इस सियासी उठापटक के बीच फिर भी सीएम अशोक गहलोत को समय मिला, वो विधायकों से मिलने के बाद सीधा अपने आवास पर पहुंचे और वहां बैठक की उन्होंने कैबिनेट के साथ। क्या कुछ अहम मुद्दे रहे, जो कि हमें पता भी है कि कोरोना महामारी और वित्तीय जो प्रदेश की स्थिति है उस पर लेकर चर्चा हुई, लेकिन क्या कोई और भी अहम मुद्दा रहा इस चर्चा का? देखिए, मुख्य मुद्दा तो ये कोरोना को लेकर के ही रहा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी राजस्थान में हो रही है। करीब 800-900 से ज्यादा की संख्या में प्रतिदिन मरीज सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में उसको रोकने के प्रयास क्या किए जाने चाहिए, उस पर जो है समीक्षा की गई है। तमाम जो मंत्री है उनसे राय भी ली गई है और साफ तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि हेल्थ प्रोटोकॉल जो जारी किया हुआ है उसकी पालना बहुत सख्ती से होनी चाहिए। जब तक इसकी पालना सख्ती से नहीं होगी तब तक इस पर काबू पाया जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूर्व में भी सीएम साहब कई बार कह चुके हैं कि कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है कि लोग जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंस अपनाएं, जितना भी हेल्थ प्रोटोकॉल जो जारी किया गया है उसकी पालना करें। अगर जो पालना को नहीं करता है, कोई अवहेलना करता है, तो साफ तौर से पुलिस महकमे को, जो नगर निगम को जो शक्तियां दी गई है, जो पावर दिया गया है कि वो उन पर कड़ी कार्रवाई करे। तो इस लिहाज से दोबारा से सभी को कहा गया है कि वो जो भी इस मामले में लापरवाही बरते उनके खिलाफ सख्ती से पेश आए। तो दूसरी बड़ी बात, जो वित्तीय मामला पिछले 3-4 महीनों से जो वित्तीय स्थिति जो गड़बड़ाई हुई है उसको लेकर के भी काफी गहन मंथन हुआ है। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक मुख्यमंत्री निवास पर चली, जिसके बाद में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कई अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें इस व्यवसाय में कई तरह की छूट के प्रावधान अगले 1 साल तक दिए जाने की बातों पर हामी निर्णय हुआ है। हालांकि छूट किस तरह दी जाएगी, इस जो आगामी 1 साल तक देनी है, वो अभी तक साफ तौर पर हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है पूरा ब्रीफिंग मीडिया को दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास की तरफ से। लेकिन कह सकते हैं कि अगर 1 साल तक छूट दी जाती है अलग अलग मद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो कह सकते हैं कि काफी राहत मिल सकती है पर्यटन को, क्योंकि पर्यटन की इंडस्ट्री से ही पूरी होटल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, जिससे करीब 10 लाख लोग सीधे तौर पे इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, और यहाँ पर विधायकों से भी इस कैबिनेट मीटिंग से पहले विधायकों के साथ भी बातचीत हुई। वो फेयरमाउंट गए थे सीएम अशोक गहलोत, यहाँ पर वो ये कहते हुए नजर आए कि अभी उन विधायकों को थोड़े दिन और रुकना है वहां, मतलब कि ये माना जाए कि अभी भी खतरा, संकट टला नहीं है और अब सीधा फेयरमाउंट से बस सीधा विधानसभा ही जाएगी। संकट तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से देखने में आया कि अलग अलग विधायकों से अलग अलग संपर्क करने की जो प्रयास हुए हैं, जो षड्यंत्र एसओजी की जांच में सामने आए हैं, जो ऑडियो कॉल के जरिए जो सामने आए हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि बहुत कोशिशें की गई है सरकार को गिराने के लिए। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोपहर तक तो यह था कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है उसके हिसाब से जो है डिसीजन लेना था, लेकिन जो हाईकोर्ट का फैसला करीब 3:30 बजे के आसपास आया, तो उसमें यह था कि जो निर्णय है उसमें अभी तक कुछ फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। 24 तारीख को दिन में इसका निर्णय दिया जाएगा कि जो हाईकोर्ट निर्णय देगा कि जो जिन विधायकों को नोटिस दिया गया है उनकी स्थिति, उनके बाद उसमें क्या फैसला होगा। नोटिस को जो चैलेंज किया गया था उसमें निर्णय आना बाकी है। इसी बीच अभी थोड़ी देर पहले मुख्य विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी, वो विधानसभा गए हैं, केसी वेणुगोपाल भी विधानसभा गए हैं और अविनाश पांडे वो भी विधानसभा गए हैं। तो हो सकता है कि वहां से क्या कोई और एक्शन लिया जा सकता है। जी रामस्वरूप, आपको रोकना चाहूंगी। गिरिराज गर्ग, कांग्रेस नेता हमारे साथ गिरिराज गर्ग जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, यहाँ पर इस सियासी उठापटक के बीच माना कि अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक बुलाई, बहुत अहम मुद्दे कोरोना से लेकर जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उस पर बातचीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता इन सब को जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए काम तभी हो सकता है जब सरकार स्थिर हो? सर, क्या अभी आपको नहीं लगता कि सरकार का ध्यान इस समय डाइवर्टेड है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार लगातार काम कर रही है। वहाँ फेयरमाउंट रिसोर्ट में, होटल में जो है, वहाँ भी मंत्री लगातार काम कर रहे हैं। प्रतिदिन हर मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहा है, यदि जरूरी हुआ तो वो जाते भी हैं। ये खाली जो है वो एक सरकार को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। कोरोना के अंदर जिस तरह का राजस्थान में काम हुआ, पूरे देश ने देखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की, ये कहा राजस्थान की नजीर है। अपने खुद के स्टेट के मुख्यमंत्रियों को कहा कि राजस्थान से सीख लो। भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में सराहा गया।
तो ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार लगातार काम कर रही है। आज जो कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, उस कैबिनेट की बैठक के अंदर जिन बातों के ऊपर चर्चा हुई है, निश्चित रूप से वो सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है, राजस्थान में सुशासन देने का प्रयास कर रही है और सरकार के कामों में कहीं कोई शिथिलता नहीं है। जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है, राजनीतिक जो क्राइसिस आई हुई है, सरकार उससे भी निपटेगी। सरकार 3.5 साल जनता की सेवा करेगी, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं और सरकार बहुमत में है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो चर्चा करती है और ये कहती है कि सरकार अल्पमत में आ गई, तो आप फिर हिम्मत करके विधानसभा में लाइए ना अविश्वास प्रस्ताव, आप दीजिए ना राज्यपाल को चिट्ठी। गिरिराज जी, विधायकों का हौसला बुलंद है, लेकिन अभी जब विधायकों के साथ बैठक हुई, सीएम खुद गए थे वहां फेयरमाउंट होटल, तो वहां उनको और दिन रहने के लिए, कुछ और दिन भी रहने के लिए वहां कहा गया है। इसके पीछे क्या कारण है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, कारण तो ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा उजागर हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीद फरोख्त करने का राजस्थान में जो एक अभियान चला रखा है, जो पैसा केंद्र सरकार में और ना प्रधानमंत्री केयर फंड में इकट्ठा हुआ था, उसका पैसा जो है बजाय कोरोना के ऊपर खर्च करने के विधायकों को खरीदने में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों को इन्होंने खरीदा, कर्नाटक के विधायकों को खरीदा, महाराष्ट्र में इनकी नहीं चली, गोवा और अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने यही काम किया, राजस्थान में भी वो यही काम करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत परिपक्व और समझदार थे, सजग थे, इसलिए उन्होंने वो काम नहीं होने दिया भारतीय जनता पार्टी का। जो वीडियो और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो साफ साबित कर रहे हैं कि जो पैसे का, जितना मोटा पैसे का प्रलोभन विधायकों को दिया गया है, वो एक एक करके सामने आ रहा है। जी, तो सर एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, तो विधानसभा सत्र के बारे में क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? क्या अभी 24 जुलाई तक, जो कि अभी ये फैसला अभी आना बाकी है हाईकोर्ट का, क्या उससे पहले गहलोत सरकार विधानसभा सत्र बुला सकती है? सर देखिए, वो तो सब कानूनी पहलुओं पे विचार करने के बाद ही मुख्यमंत्री जी भी फैसला करेंगे कि जो कानूनी राय लेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उच्च न्यायालय जो है उसके द्वारा जो आज जो दिया गया है, उसकी क्या परिस्थिति रहती है, किस तरह से, तो सब राय शुमारी करके उसके बाद करेंगे। लेकिन सरकार जिस रोज चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो कल की तारीख में फ्लोर टेस्ट के लिए करे ना, डिमांड करे ना, आवे ना मैदान में। पर्दे के पीछे से क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? सामने फ्रंट पे आके कहो ना कि सरकार अल्पमत में है, हम फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं, दो ना चिट्ठी आप विधानसभा अध्यक्ष को जी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ ना, सरकार के खिलाफ डर क्यों रहे हैं फिर? जी, शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायकों का हौसला बुलंद, सीएम ने विधायकों के बाद सीधा अपने आवास पर पहुंचे और वहां कैबिनेट की बैठक बुलाई। रामस्वरूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में जारी सियासी हलचल में पायलट खेमे के बागी विधायकों पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला आएगा। वहीं हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर से कार्रवाई न करने को कहा है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के बागी विधायकों ने हाईकोर्ट में स्पीकर के उस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें इन विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा और दोनों पक्षों ने क्या क्या दलीलें रखी, इस पर बात की हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने प्रतीक कासलीवाल से। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल। प्रतीक जी, आज भी दिन भर सुनवाई रही, सारे जो बात पक्ष वो सुने जा चुके हैं, अब क्या वजह रही कि फैसले को डेफर किया गया? सर, फैसले को डेफर करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि समय का अभाव। 3 दिन तक जब कार्रवाई हो रही थी कोर्ट के अंदर, दोनों पक्षों ने अपनी बहस पेश करी है, तो ये स्वाभाविक है कि कोर्ट को पर्याप्त समय चाहिए होगा उन दलीलों को पूरा पढ़ने का और उस पर ऑर्डर लिखवाने का, और इसीलिए कोर्ट ने आज से मैटर को 24 तारीख के लिए रखा है। अपना आदेश जो है सुरक्षित रखा है। कोर्ट फाइनल ऑर्डर करती है या इंटरिम ऑर्डर, ये 24 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इसी बीच आज शाम तक का समय था नोटिस का जवाब देने का, उसका क्या हुआ? उसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा स्पीकर महोदय से रिक्वेस्ट करी गई है कि आज का जो कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दे। ये प्रतीक कासलीवाल जी है, इनका कहना है कि 24 तारीख को जो है फाइनल निर्णय आ जाएगा। समय के अभाव में जो है, क्योंकि 3 दिन तक लगातार इस मामले पर अलग अलग पक्षों की सुनवाई हुई थी, तो इसमें फैसला लिखने में भी समय लगेगा। ऐसे में जो है आज फैसला नहीं लिखा गया है और 24 तारीख को फैसला, अंतिम फैसला क्या होता है वो हाईकोर्ट बताएगा। तब तक विधायकों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस।
ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राम स्वरूप से। तो राम स्वरूप, आज जो भी दलीलें रखी गई, आज माना जाए कि फाइनल डे था इस मुद्दे पर सुनवाई का, दलीलें रखी गई, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणियां सामने आई, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ कोर्ट का रुख भी पता करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई महत्वपूर्ण अलग से टिप्पणी नहीं की है। जो दलीलें पेश की गई थी उनसे बात हुई थी, क्योंकि हरीश साल्वे ने जो है शुक्रवार को भी और सोमवार को भी काफी दलील रखी थी और साफ तौर पर कहा था कि जो नोटिस दिए गए हैं वो वैधानिक नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो सचिन पायलट सहित जो 19 विधायक हैं वो स्पीकर के नोटिस का जवाब नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी जो तमाम विधायक हैं, बाकी जो तमाम एडवोकेट हैं स्पीकर के या फिर महेश जोशी के सरकार की तरफ से, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कार्रवाई की गई है स्पीकर के द्वारा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्पीकर ने सिर्फ नोटिस जारी किया है, कोई एक्शन किसी भी विधायक के खिलाफ नहीं लिया है। ऐसे में ये याचिका, इस नोटिस को चैलेंज करने की जो याचिका थी वो अपने आप में प्री मैच्योर है, ये लीगल नहीं है। स्पीकर के मामलों में न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए, इसी तरह की बात जो है रखी गई थी। हालांकि इन दोनों पक्षों के अलावा भी दो वकील पूनमचंद भंडारी और एडवोकेट विमल चौधरी ने भी अपना प्रार्थना पत्र दिया कि जो अनुसूची 10 का पैरा 2(1)(a) है उसको जो खत्म करने की जो चैलेंज किया जा रहा है, खत्म करने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब अनुसूची 10 का जो पैरा 2(1)(a) है अगर वो खत्म हो जाएगा तो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कोई भी विधायक किसी पार्टी से जीतेगा तो वो जीतने के बाद में किसी और दल में जाएगा, इससे दल बदल को बढ़ावा मिलेगा। जिन जनप्रतिनिधि जो है अपनी मनमर्जी करेंगे, ऐसे में उस प्रावधान को कायम रखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बहुत ही अहम फैसला माना जा रहा है 24 जुलाई को हाई कोर्ट का, और देखने वाली बात होगी कि किसके लिए ये एक राहत भरी खबर सामने लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राम स्वरूप तमाम जानकारी के लिए। स्वराज राजस्थान में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offer engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कोरोना को लेकर राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामलों में राजस्थान में कई राज्यों की तुलना में पॉजिटिव मामलों की दर अब तक सबसे कम है, यानी इस मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी डेटा के अनुसार राजस्थान में पॉजिटिव 2.46% है। वहीं राजस्थान में अब तक 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कैबिनेट की मीटिंग में कोरोना के ऊपर आज चर्चा हुई, रिव्यू हुआ। पूरे भारत में और अन्य राज्यों में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस में वृद्धि हुई है, उसकी तुलना में राजस्थान में पॉजिटिविटी भी कम है, रिकवरी की रेट भी बढ़िया है और मृत्यु दर भी हमारी 1.87 है, जो 10 बड़े राज्यों की तुलना में हमारी सबसे कम है, नेशनल एवरेज से भी कम है।
चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जयपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर नरोत्तम शर्मा से। नरोत्तम जी, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आपसे ज्यादा चाहेंगे कि इसका तकनीकी रूप में आम जनता क्या समझे, टेक्निकली किस तरह से समझा जाए इस खबर को? पूरे राजस्थान के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार एग्रेसिव सैंपलिंग की जा रही है, लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको आइसोलेट किया जा रहा है, लगातार मेडिकल फैसिलिटी डेवलप की गई है, मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। यही कारण है कि हम बहुत जो कोरोना संक्रमण को हम बहुत हद तक रोक पाए हैं और बहुत तेजी से प्रसार नहीं हो पा रहा है। जी सर, जानना चाहेंगे इस समय प्रदेश में कोरोना को लेकर जो मौजूदा हालात है उसको और बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या क्या और प्लानिंग्स है? इस समय सरकार द्वारा हमारे यहाँ पर जिला स्तर पर भी हम आइसोलेशन जो इन्फेक्टेड डिजीज का आइसोलेशन सेंटर खोल रहे हैं। कोविड केयर सेंटर हमारे द्वारा निर्धारित किए गए हैं। घर घर जाकर हमारे यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। लगातार सर्वे काम जारी है और इससे पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन के साथ मिलकर लगातार रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, रोकथाम चल रही है, प्रयास चल रहे हैं। भीलवाड़ा मॉडल भी राजस्थान का बहुत ही फेमस रहा है, कहीं ना कहीं उसको पूरे राजस्थान में रेप्लिकेट नहीं किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से? कोरोना के लॉकडाउन 2 के खुलने के बाद लोगों के जो आवागमन ज्यादा हुआ, लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति कम हुई, भीड़ भाड़ ज्यादा हुई, इससे निश्चित तौर से कॉन्टैक्ट के अंदर लोग बाग एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आए हैं और यही कारण है कि इसकी संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर भी हमारे द्वारा लगातार प्रयास है कि हम इसको संख्या को रोक सकें और यही कारण है कि हम इसको कम्युनिटी स्प्रेड होने से रोक पा रहे हैं और लगातार पेशेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको अलग करके हम इसकी जो चैन है उसको तोड़ पा रहे हैं। राजस्थान के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है कि यहाँ पर पॉजिटिव जो दर है लोगों की वो कम है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है मेरा सर, टेस्टिंग को लेकर क्या रणनीति है आगे की? टेस्टिंग हमारे द्वारा बढ़ा दी गई है। लगातार टेस्टिंग लगभग हम लगातार हर जगह हर जिले में टेस्टिंग लगभग डबल कर दी गई है। जहाँ भी आवश्यकता अनुसार कंटेनमेंट जोन है, जहाँ भी हमारे पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं उनके आसपास हमारी टेस्टिंग प्रक्रिया ज्यादा बढ़ गई है। जो प्रवासी आ रहे हैं बाहर से उनकी टेस्टिंग की जा रही है, सभी टेस्टिंग की जा रही है। इससे कोशिश की जा रही है कि ये प्रसार जो ये कोरोना का इन्फेक्शन है ये दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पाए, इसके लिए मेडिकल विभाग पूरी तरह प्रयास करता है। जी शुक्रिया नरोत्तम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना पर राजस्थान से अच्छी खबर, यहाँ पॉजिटिव मामलों की दर में राज्य सबसे नीचे है, यानी नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री गहलोत के नजदीकी लोगों पर सीबीआई का शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई ने मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी से पूछताछ की है, साथ ही विधायक कृष्णा पुनिया से उनके घर जाकर सीबीआई ने पूछताछ की है। पुनिया से करीब 2 घंटे से ज्यादा समय की पूछताछ की गई है और इन सभी से पूछताछ राजगढ़ एसएचओ विष्णु दत्त बिश्नोई की आत्महत्या के मामले को लेकर हो रही है। तो हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से संजय वोरा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों पर ये सीबीआई का जो कसता शिकंजा है उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, जो विधायक कृष्णा पूनिया है उनका नाम चूंकि पहले उस प्रकरण में आया था, एसएचओ जो राजगढ़ के उनकी सुसाइड में उन्होंने विधायक के दबाव डालने की बात कही थी, इसलिए ये मामला ये जो अभी सियासी घटनाक्रम चल रहा है इससे पहले का है और सीबीआई जांच भी पहले ही सौंप दी गई थी। ये घटनाक्रम तो अभी हुआ है। रही मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी की बात, तो उन्होंने खुद ने ये बयान दिया है कि वो अपने मित्र से मिलने गए थे सीबीआई में, उनको किसी जांच के लिए नहीं बुलाया गया। जी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों पर सीबीआई का कसता शिकंजा, और उस पर ही हम चर्चा कर रहे थे। हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। कहीं ना कहीं एक तरह का प्रेशर डीलिंग भी इसे कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के बहुचर्चित और भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह हत्याकांड में 35 साल बाद आज फैसला आया है, जिसमें 14 आरोपियों में 11 को दोषी ठहराया गया है, जबकि 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। मामले में कुल 17 आरोपी थे, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। 35 साल पुराने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए राजा मान सिंह की बेटी दीपा सिंह और अपने परिवार के साथ सुबह ही मथुरा कोर्ट पहुंच गए थे और इस दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा रही। फैसले के बाद राजा मान सिंह की बेटी पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने कहा कि उनको लंबे इंतजार के बाद
न्याय मिला है। फैसला हुआ है, बहुत ही अच्छा फैसला हुआ है। स्वर्गीय राजा मान सिंह के और हरि सिंह और सुमेर सिंह जी के लिए न्याय मिला है और यहाँ मथुरा और भरतपुर की जनता को भी खुशी है कि बहुत सालों के बाद इनकी न्याय। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।